बत्रा परिवार जगाधरी जमुना नगर में रहता था। उनका प्लाईवुड का बहुत बड़ा कारोबार था। यानी हम कह सकते हैं कि योगेश बत्रा का नाम धनी लोगों में शुमार था। योगेश को प्रियंका बत्रा से प्यार हो गया था और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हुए। उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में किसी बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अब 28 मई 2016 का दिन था। हर दिन की तरह योगेश बत्रा और प्रियंका बत्रा अपने कमरे में सो रहे थे। अब उनकी पत्नी प्रियंका बत्रा सुबह उठकर योगेश बत्रा को जगाने की कोशिश करती, लेकिन यह सो रहा था। प्रियंका सोचती है कि शायद वह गहरी नींद में है। वह उसे फिर से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी योगेश उठ नहीं पाता। अब प्रियंका उसकी सांसों की जांच करती है और देखती है कि योगेश की सांसें नहीं चल रही हैं। प्रियंका बत्रा घबरा गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अपने बच्चों को बुलाती है, अपने पिता को बुलाती है और उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी भी उसके घर के अंदर चले जाते हैं। हर कोई पूछता है कि बत्रा को क्या हुआ। उन्होंने बताया कि योगेश को रात में थोड़ा पसीना आ गया था और वह घबरा रहा था, लेकिन फिर वह सो गई। सुबह जब वह उठी तो देखा कि वह उठ ही नहीं रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया है। अब योगेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां के डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। प्रियंका के पिता भी डॉक्टर हैं और इन सब लक्षणों को देखकर उन्हें भी लगता है कि यह साइलेंट हार्ट अटैक है। अब प्रियंका अपने ससुराल वालों को फोन करके उन्हें भी आमंत्रित करती है। पूरा परिवार बहुत दुखी हो जाता है। सभी को लगा कि यह स्वाभाविक मौत है और अब पोस्टमार्टम का कोई सवाल ही नहीं था। योगेश का अंतिम संस्कार 28 तारीख को किया गया, लेकिन योगेश के माता पिता को संदेह था कि योगेश को दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है। वह केवल 40 वर्ष के थे। उन्होंने कभी कोई दवा नहीं ली थी, न ही उन्हें कोई परेशानी थी, तो फिर उन्हें अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है। अब सभी परिवार वाले सोचते हैं कि प्रियंका अकेली रह गई है। उसके सामने पूरा जीवन पड़ा था, इसलिए वे सभी उसके लिए दुखी थे। लेकिन जब उन्होंने प्रियंका को देखा तो उनके चेहरे से ऐसा नहीं लगा कि उन्हें अपने पति के जाने का दुख है। पहले तो योगेश के पिता को लगा कि शायद वह ठीक हो गया होगा, लेकिन उन्हें अब भी आश्चर्य हो रहा है कि कोई इतनी जल्दी कैसे यह सब भूल सकता है। अब वे स्थानीय पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उनका मानना है कि उनके लड़के की स्वाभाविक मौत नहीं हुई, बल्कि उसे किसी तरह से मारा गया है। अब पुलिस कहती है कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाओ, लेकिन पोस्टमार्टम तो कराया ही नहीं था और पुलिस को अब लगता है कि शायद बूढ़े माता पिता को अपने बेटे के खोने का सदमा लगा होगा और इसीलिए वे इसे टालते रहते हैं। अंत थककर योगेश बत्रा के पिता पुलिस स्टेशन जाना बंद कर देते हैं। उनका कहना है कि पुलिस अब उन्हें न्याय नहीं दे सकती। उन्होंने एक निजी जासूस को हायर किया, उसे अपने बेटे की हत्या की जांच करने को कहा। पहले तो उन्हें अपनी बहू प्रियंका बत्रा पर शक हुआ। अब जासूस प्रियंका बत्रा का पीछा कर रहे हैं और प्रियंका बत्रा जुलाई में चंडीगढ़ में एक पार्टी में जाती हैं, जहां वो खूब शराब पीती हैं और नाचती हैं, जिसकी तस्वीरें ये जासूस ले लेते हैं। अब ये जासूस तस्वीरें लेते हैं और योगेश के पिता को देते हैं। अब योगेश के पिता देखते हैं कि इन फोटो में उनकी बहू पिंकिया एक लड़के के साथ डांस कर रही है। योगेश के पिता का संदेह अब यकीन में बदल गया था कि कहीं उनकी बहू का इस लड़के के साथ कोई संबंध तो नहीं है। अब वह जासूस से कहता है कि वह इस लड़के के बारे में कोई अन्य जानकारी लेकर आए। पुलिस योगेश के पिता की कोई बात नहीं सुन रही थी। अब योगेश के पिता ने सारी फोटो उठाई और वह हरियाणा के डीजीपी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की हत्या हुई है। डीजीपी योगेश के पिता की बात सुनते हैं और तुरंत आदेश देते हैं कि एक एसआईटी टीम गठित की जाए और इस मामले की जांच की जाए। जो पुलिसकर्मी पहले योगेश के पिता की बात नहीं सुन रहे थे, वही अब इस मामले में शामिल जांच करने लगते हैं। अब जब पुलिस वालों ने जांच शुरू की तो पहली बात जो उनके दिमाग में आई वो ये थी कि योगेश बत्रा का शव वहां था ही नहीं और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं थी। लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी अब उसकी पत्नी प्रियंका के फोन डिटेल सीडीआर निकालते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि प्रियंका एक नंबर पे काफी देर तक बात करती थी। जब इस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि यह नंबर प्रियंका बत्रा के जिम ट्रेनर का है। रोहित का यह दोस्त भी उस दिन पार्टी में मौजूद था। अब पुलिस उस दिन यानी जिस दिन योगेश बत्रा की मौत हुई थी, जब उस दिन का ब्यौरा जांचा गया तो पुलिस को पता चला कि उस दिन दोनों के बीच करीब 40 बार बातचीत हुई थी। उन्होंने यहाँ भी एक चाल चली। वे दोनों अपनी अपनी आईडी की सिम हटाकर और दूसरे की आईडी की सिम डालकर बात करते थे, लेकिन फिर भी ये दोनों अपने फोन के IEMI नंबर से पकड़े गए। अब जब पुलिस इन दोनों की कुंडली खंगालेगी तो उसे यह पता चलता कि प्रियंका बत्रा ने एक जिम ज्वाइन किया था और जिम में उनकी मुलाकात रोहित से हुई। पहले रोहित से उसकी दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और धीरे धीरे ये प्यार अवैध रिश्ते में बदल गया। मतलब प्रियंका का रोहित के साथ शारीरिक संबंध बन गया और अब ये दोनों अक्सर बाहर मिलते रहते थे।
अब पुलिस यह सोच रही थी कि शायद उन्होंने अपने प्यार को कायम रखने और अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए योगेश को रास्ते से हटा दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर योगेश की हत्या कैसे हुई। पुलिस ने जब योगेश बत्रा की मौत वाली रात रोहित की लोकेशन चेक की तो पता चला कि रोहित की लोकेशन बत्रा हाउस के पास की आ रही थी। अब पुलिस यह सब पता लगाने की कोशिश कर रही है। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो रोहित टूट जाता है। फिर वह कहानी सुनाता है कि हाँ, उसके और प्रियंका के बीच अवैध संबंध थे, क्योंकि वे एक दूसरे से भी बहुत प्यार करते थे। अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन रोहित का कहना था कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस बीच योगेश को भी इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया था और अब योगेश ने रोहित को भी बुरा भला कह दिया था। उसने अपनी पत्नी को भी डांटा था। अब दोनों को यह एहसास हो गया था कि जब तक योगेश जीवित हैं, वे कभी शादी नहीं कर सकते। अब रोहित के दो दोस्त थे, आप उन्हें दोस्त कह सकते हैं या फिर वो जिनसे उसने पैसे लिए थे। उनमें से एक का नाम सोनू था, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वह करनाल के एक अस्पताल में कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। अब प्रियंका और रोहित मिलकर सोनू नाम के इस लड़के को उसके पति को मारने के लिए कहते हैं। जैसे वह अस्पताल में कर्मचारी के तौर पर काम करता था, उसे दवाइयों के बारे में पता था और अब वह वहां से दवाइयां निकालता है और इंजेक्शन आदि के साथ लाता है। अब सोनू, उसका दोस्त श्याम सुंदर और रोहित, वे तीनों यह सारा सामान लेकर करनाल से निकल जाते हैं और जैसे ही वे जमुना नगर के एक गेट पर पहुंचते हैं, प्रियंका बत्रा उन्हें लेने के लिए उनका इंतजार कर रही होती है। अब वे सभी प्रियंका के घर पहुंचते हैं। प्रियंका खुद पहले अंदर जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं पीछे का दरवाजा खोलूंगी, आपको अंदर आने का इशारा करूंगी। अब प्रियंका अंदर जाती हैं, पीछे का दरवाजा खोलती हैं और फिर उन्हें इशारा करती हैं और पीछे के दरवाजे से ये तीनों लोग घर में घुस जाते हैं। अब योगेश सो रहे थे। जब वह सो रहा था तो ये तीनों अंदर आ गए। ये तीन लोग श्याम सुंदर, रोहित और प्रियंका योगेश को पकड़ते हैं और सोनू उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन योगेश बत्रा जाग जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। इस अफरा तफरी में वह जो इंजेक्शन लगा रहा था वह टूट गया। इसके बाद वह एक नया इंजेक्शन लगाता है और यह इंजेक्शन भी टूट जाता है। अब सोनू केवल 2 सिरिंज लाया था और दोनों टूट गए। इसीलिए अब वे योगेश का मुंह तब तक ढक कर रखते हैं जब तक कि उसका दम घुटकर उसकी मौत ना हो जाए। अब जब योगेश की सांसें रुक जाती हैं तो ये तीनों वापस उसी दरवाजे से निकल जाते हैं, जबकि प्रियंका उसी कमरे के अंदर रहती है। अब सुबह हो गई है और सुबह होते ही प्रियंका का ड्रामा शुरू हो जाता है। वह सबको बताती है कि योगेश को अचानक दिल का दौरा पड़ा है। इस प्रकार योगेश बत्रा के पिता के अथक प्रयासों से उसके असली हत्यारे पकड़े गए और 2021 में हरियाणा की एक अदालत ने योगेश बत्रा की पत्नी प्रियंका बत्रा, उसके प्रेमी रोहित और 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर सोनू और श्याम सुंदर, चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।